पागल, यहाँ से उठ और हट जा। साहब की गाड़ी आने वाली है। जमीन पे बैठ के पूरा बस स्टैंड गंदा कर रखा है तूने। तुम्हें जरा सा भी अंदाजा है तुम जिसे भिखारी बोल रहे थे वो है कौन? वो इस देश का सिपाही है जिसने सरहद पर। नमस्कार दोस्तों, हम अक्सर सड़कों पर फटे हाल घूमते पागलों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। हम उन्हें गंदगी कहते हैं, बोझ कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उस फटे हुए लिबास के नीचे एक ऐसा दिल धड़क रहा हो सकता है जिसने इस देश के लिए वो खोया है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते? आज की कहानी उसी पागल की है जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया, लेकिन वक्त ने उसे अपने आंचल में उठा लिया। दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि ये कहानी आपकी आंखों से आंसू ही नहीं, अंगारे भी निकाल देगी। कहानी शुरू होती है राजस्थान के धूल भरे कस्बे रामगढ़ के पुराने बस स्टैंड से। मई की तपती दोपहर थी। सूरज आग उगल रहा था। बस स्टैंड पर यात्रियों की भीड़ उमड़ी हुई थी। बसों के हॉर्न और फेरी वालों की आवाजें चारों ओर गूंज रही थी। इसी शोर शराबे के बीच वाटर टैंक के पास एक अजीब सा आदमी बैठा था। उसका नाम किसी को नहीं पता था। लोग उसे सिर्फ बावरा पागल कहते थे। उसकी हालत देखकर किसी को भी घिन आ जाए। बाल जटाओं की तरह उलझे हुए थे। दाढ़ी इतनी बड़ी हुई कि उसमें धूल जमी थी। शरीर पर कपड़ों के नाम पर बस एक फटा हुआ खाकी रंग का पैंट और तार तार हो चुकी एक शर्ट थी। उसके नंगे पैर छालों से भरे हुए थे। वह अपनी ही दुनिया में खोया रहता था। कभी हवा में हाथ हिलाता, कभी जोर जोर से हंसने लगता, तो कभी अचानक सावधान की मुद्रा में खड़ा हो जाता। बस स्टैंड के ठीक सामने सेठ दीनदयाल की मशहूर कचौड़ी की दुकान थी। उस दिन दुकान पर भीड़ कुछ ज्यादा ही थी। बावरा भूख से तड़प रहा था। उसकी नजरें दीनदयाल की कढ़ाई में तलती हुई कचौड़ियों पर टिकी थी। भूख इंसान को जानवर बना देती है, लेकिन वो पागल फिर भी अपनी मर्यादा में था। उसने भीख नहीं मांगी, बस दूर खड़ा होकर देखता रहा। तभी एक कुत्ता उसके पास पड़े एक दोने को चाटने लगा। बावरे ने कुत्ते को भगाया और उस दोने में लगे जूठे टुकड़े को उठाने के लिए आगे बढ़ा। ये देखकर सेठ दीनदयाल का पारा चढ़ गया। वह गुस्से में दुकान से बाहर निकला और चिल्लाया, अरे ओ मनहूस, मेरी दुकान के सामने ही मरना है क्या? मेरे ग्राहक खराब कर रहा है। उसके हाथ में बर्तन धोने के लिए रखा गर्म पानी से भरा एक मग था। बिना कुछ सोचे समझे उसने वह गर्म पानी उस पागल के पैरों की ओर फेंक दिया। भाग यहां से, वरना अगली बार खोलता हुआ तेल डाल दूंगा। गर्म पानी की छींटें उस पागल के पैरों पर पड़ी। वो दर्द से ना तो बिलबिलाया, न ही चिल्लाया। उसने बस अपनी जलती हुई आंखों से सेठ की ओर देखा, और फिर उसने जो किया उसे देखकर वहां खड़े लोग हैरान रह गए। उस पागल ने सेठ को गाली नहीं दी। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए, सिर झुका लिया और बहुत ही धीमी लेकिन भारी आवाज में बोला, जय हिंद नागरिक, कष्ट के लिए क्षमा करें। हम यहाँ की सुरक्षा कर रहे हैं। वहां खड़े लड़के जोर जोर से हंसने लगे। लो भाई, ये पागल खुद को चौकीदार समझ रहा है। एक लड़के ने मजाक उड़ाते हुए पास पड़ा ईंट का टुकड़ा उठाया और उस पागल की पीठ पर दे मारा। पत्थर उसकी रीढ़ की हड्डी पर लगा। दर्द बहुत हुआ होगा, लेकिन वो पागल हिला तक नहीं। वो वैसे ही तना खड़ा रहा जैसे सरहद पर कोई संतरी खड़ा होता है। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, बस एक अजीब सी चमक थी। तभी बस स्टैंड के गेट पर एक स्कूल बस आकर रुकी। बच्चे उतरने लगे। हवा तेज चल रही थी। एक छोटे बच्चे के हाथ से कागज का छोटा सा तिरंगा छूट गया। हवा के झोंके से वो तिरंगा उड़ता हुआ सीधा पास के नाले की ओर बढ़ने लगा। दीनदयाल और बाकी लोग हंस रहे थे। किसी का ध्यान उस झंडे पर नहीं था, लेकिन उस बावरे ने देख लिया। जैसे ही उसने तिरंगे को नाले की ओर गिरते देखा, उसके भीतर जैसे बिजली कौंध गई। जो आदमी अभी तक लंगड़ा कर चल रहा था, वो अचानक चीते की रफ्तार से दौड़ पड़ा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही उसने नाले के किनारे से छलांग लगा दी। उसका आधा शरीर कीचड़ में सन गया, लेकिन उसका एक हाथ हवा में उठा हुआ था। उसने उस कागज के तिरंगे को कीचड़ में गिरने से पहले ही हवा में लपक लिया था। उसने उस झंडे को अपनी फटी मैली शर्ट से साफ किया, उसे अपने माथे से लगाया, चूमा और बहुत ही सावधानी से अपनी जेब में रख लिया, मानो वो कोई कागज का टुकड़ा नहीं बल्कि कोहिनूर हीरा हो। ये नजारा देखकर भीड़ कुछ पल के लिए शांत हो गई, लेकिन सेठ दीनदयाल ने फिर ताना मारा, बड़ा आया देशभक्त, नौटंकी साला, अरे ओए, ये ड्रामा कहीं और जाकर कर। तभी अचानक शहर का माहौल बदलने लगा। दूर से पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई देने लगे। पी पी पी। ये कोई आम पुलिस जीप नहीं थी। पुलिस की कई गाड़ियां बस स्टैंड के अंदर घुसने लगी। इंस्पेक्टर और हवलदार डंडे फटकारते हुए चिल्लाने लगे, हटो हटो, सब पीछे हटो, रास्ता खाली करो, वीआईपी मूवमेंट है। रामगढ़ कैंट के आर्मी चीफ शहर के रास्ते से बॉर्डर निरीक्षण के लिए जा रहे थे। इंस्पेक्टर राणा ने सेठ दीनदयाल को डांटते हुए कहा, ए सेठ, अपनी दुकान का सामान पीछे कर। जनरल साहब का काफिला यहां से गुजरेगा। सड़क पर एक परिंदा भी नहीं दिखना चाहिए। तभी इंस्पेक्टर राणा की नजर उस पागल पर पड़ी जो अभी भी सड़क के किनारे खड़ा होकर
उस कागज के झंडे को सीधा करने की कोशिश कर रहा था। इंस्पेक्टर राणा का दिमाग खराब हो गया। अरे, यह पागल यहां क्या कर रहा है? अगर जनरल साहब ने इस भिखारी को देख लिया तो मेरी नौकरी खा जाएंगे। इसे हटाओ यहां से। दो हवलदार दौड़कर उस पागल के पास गए। चल बे, उठ यहां से, साहब लोग आ रहे हैं। उन्होंने उसे कॉलर से पकड़ा और घसीटते हुए पीछे ले जाने लगे। लेकिन वो पागल अपनी जगह से हिलने को तैयार नहीं था। वो बार बार सड़क की ओर देख रहा था। उसने हवलदार का हाथ झटक दिया और कड़क आवाज में बोला, गाड़ी आ रही है, कमांडर आ रहे हैं, रिपोर्टिंग करनी है, मुझे रिपोर्टिंग करनी है। हवलदार को गुस्सा आ गया। उसने अपनी लाठी उठाई और उस पागल के घुटने पर दे मारी। बड़ा आया रिपोर्टिंग करने वाला, चुपचाप बैठ जा कूड़ेदान के पीछे। पागल घुटनों के बल गिर पड़ा, लेकिन उसकी नजरें अभी भी सड़क पर टिकी थी। तभी सामने से धूल का गुबार उठता दिखाई दिया। काफिला आ चुका था। सबसे आगे मिलिट्री पुलिस की बुलेट, उसके पीछे पायलट जिप्सी और बीच में एक बड़ी काली बुलेट प्रूफ टोयोटा फॉर्च्यूनर जिस पर 3 स्टार और आर्मी का झंडा लगा था। यह गाड़ी लेफ्टिनेंट जनरल रणविजय सिंह की थी। एक ऐसा नाम जो अनुशासन और कठोरता की मिसाल माना जाता था। वह पिछली सीट पर बैठकर फाइल देख रहे थे। काफिला बस स्टैंड के सामने से धीमा हुआ क्योंकि वहां भीड़ ज्यादा थी। इंस्पेक्टर राणा और पुलिस वाले अटेंशन की मुद्रा में खड़े होकर सलाम ठोक रहे थे। भीड़ के पीछे हवलदारों ने उस पागल का मुंह दबा रखा था ताकि वो चिल्ला न सके, लेकिन जैसे ही उस पागल ने 3 स्टार वाली गाड़ी और उस पर लगा तिरंगा देखा, उसके शरीर में जैसे एक अमानवीय ताकत आ गई। उसने दोनों हवलदारों को जोर से धक्का दिया। दोनों हवलदार दूर जा गिरे। वो पागल फटे कपड़ों में और कीचड़ से सना हुआ भीड़ को चीरता हुआ सीधा सड़क के बीचों बीच खड़ा हुआ। काफिले की पायलट गाड़ी ने जोर से ब्रेक लगाए। गाड़ियां चीखती हुई रुक गईं। कमांडो तुरंत गाड़ियों से कूदकर बाहर आए। उनकी बंदूकें उस पागल की ओर तन गई। इंस्पेक्टर राणा की सांस अटक गई। आज तो ये पागल मरवाएगा, लेकिन उस पागल ने किसी की ओर देखा तक नहीं। उसने अपनी एड़ियां जोड़ी, सीना चौड़ा किया और अपनी दाहिनी हथेली को माथे पर रखकर एक ऐसा परफेक्ट कड़क सलाम ठोका कि मानो हवा भी चीरती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में अब पागलपन नहीं था, वहां एक सच्चे फौजी का अनुशासन था। उसने पूरी ताकत से गले की नसें फुलाते हुए चिल्लाया, जय हिंद सर, अल्फा 1 रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। गाड़ी के अंदर बैठे लेफ्टिनेंट जनरल रणविजय सिंह ने जैसे ही यह शब्द सुने, उनका पेन हाथ से छूट गया। अल्फा 1, ये कोड तो 18 साल पहले खत्म हो चुके एक गुप्त मिशन का था। जनरल रणविजय ने खिड़की से बाहर देखा। उन्हें सड़क पर एक गंदा कीचड़ से सना हुआ फटेहाल आदमी सैल्यूट करता दिखाई दिया। आम लोगों के लिए वो एक भिखारी था, लेकिन जनरल की पारखी नजरों ने कुछ और ही देखा। उन्होंने देखा कि उस आदमी के अंगूठे का कोण बिल्कुल सही था। उन्होंने गौर किया कि उसके खड़े होने का तरीका एक प्रशिक्षित कमांडो जैसा था। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने उस पागल की कलाई पर एक पुराना धुंधला सा टैटू देखा, एक उड़ता हुआ बाज। रणविजय का चेहरा सफेद पड़ गया। उन्होंने ड्राइवर को चीख कर आदेश दिया, स्टॉप, गाड़ी रोकिए, अभी के अभी रोकिए। पूरा काफिला सन्न रह गया। लेफ्टिनेंट जनरल रणविजय सिंह, जो शायद ही कभी अपनी गाड़ी से उतरते थे, उन्होंने दरवाजा खोला और सड़क पर उतर पड़े। इंस्पेक्टर राणा दौड़ते हुए आए। सर, सर, सॉरी सर, ये पागल है, मैं अभी इसे हटवाता हूं। जनरल ने इंस्पेक्टर को हाथ के एक इशारे से ऐसे रोक दिया मानो कोई मक्खी उड़ा रहे हों। उनकी नजरें सिर्फ उस पागल पर टिकी थी। जनरल धीरे धीरे डगमगाते कदमों से उसकी ओर बढ़े। वो पागल अभी भी सैल्यूट की मुद्रा में पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। जनरल उसके बिल्कुल सामने जाकर रुक गए। उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने कांपती आवाज में पूछा, शमशेर, मेजर शमशेर, क्या ये तुम हो? ये नाम सुनते ही उस पागल का हाथ धीरे धीरे नीचे आया। उसकी पथराई हुई आंखों में पहचान की एक चिंगारी जली। उसने टूटी फूटी आवाज में कहा, टाइगर, टाइगर हिल मिशन सक्सेसफुल। सर, मेरे साथी वापस नहीं आए। सर, टाइगर हिल। यह सुनते ही जनरल रणविजय सिंह ने उस गंदे कीचड़ से सने आदमी को कसकर अपने सीने से लगा लिया। इतना कसकर कि देखने वालों की रूह कांप गई। इतना कसकर कि देखने वालों की रूह कांप गई। एक 3 स्टार जनरल सड़क के बीचों बीच एक फटेहाल पागल को गले लगाकर रो रहा था। शमशेर, मेरे शेर, तुम जिंदा हो? 18 साल तुम कहां थे मेरे भाई? भीड़ सन्न थी। सेठ दीनदयाल के हाथ से कचौड़ी गिर गई। इंस्पेक्टर राणा का मुंह खुला का खुला रह गया। जनरल साहब ने मेजर शमशेर की फटी हुई शर्ट का बायां हिस्सा पकड़कर उसे हल्का सा फाड़ दिया। वहां पसलियों के पास जलने के और गोलियों के गहरे निशान थे। जनरल की आवाज भारी हो गई। देख रहे हो ये निशान? ये किसी कुत्ते के काटने के निशान नहीं है। ये दुश्मन के टॉर्चर सेल में दी गई यातनाओं के निशान हैं। 18 साल तक रोज मार खाना, रोज सहना,
जनरल ने अपनी कैप उतारी और उस पागल के सिर पर पहना दी। ये भारतीय सेना का सबसे घातक कमांडो मेजर शमशेर सिंह है। मेजर शमशेर सिंह। मेजर शमशेर, जो अब तक चुप थे, उन्होंने अपनी जेब में हाथ डाला। उनका हाथ कांप रहा था। उन्होंने जेब से वही कीचड़ में सना हुआ कागज का तिरंगा निकाला और जनरल रणविजय की ओर बढ़ा दिया। उनकी फटी हुई सूखी जुबान से कुछ शब्द निकले। सर, झंडा नीचे नहीं गिरना चाहिए। भारत माता की, बोलते बोलते मेजर शमशेर लड़खड़ा गए। भारत माता की, बोलते मेजर शमशेर लड़खड़ा गए। भारत माता की, बोलते मेजर शमशेर लड़खड़ा गए। भारत माता की, बोलते मेजर शमशेर लड़खड़ा गए। जनरल ने तुरंत उन्हें थाम लिया। उन्होंने उस गंदे कागज के तिरंगे को अपने होठों से लगाया, फिर अपने माथे से छुआ और अपनी वर्दी की ऊपरी जेब में ससम्मान रख लिया। जनरल ने मेडिक को जोर से आवाज दी। सेठ दीनदयाल दौड़कर आगे आया और जनरल के पैरों में गिर पड़ा। साहब, मुझसे पाप हो गया, मैंने भगवान पर गर्म पानी डाल दिया। मेजर शमशेर को एम्बुलेंस में नहीं बल्कि जनरल साहब की निजी गाड़ी में बैठाया गया। उनकी आंखों में अब एक अजीब सा सुकून था। शायद उन्हें एहसास हो गया था कि उनकी ड्यूटी अब पूरी हो चुकी है। जैसे ही गाड़ियां आगे बढ़ी, हजारों हाथ एक साथ हवा में उठे और उस जाते हुए नायब को सलाम किया। हवा में एक ही नारा गूंज रहा था, भारत माता की जय, वंदे मातरम। 6 महीने बाद मेजर शमशेर की याददाश्त पूरी तरह लौट आई। उन्हें उनके अदम्य साहस के लिए महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, किसी की बाहरी हालत देखकर उसकी औकात का अंदाजा मत लगाइए। कभी कभी फटे कपड़ों के भीतर इतिहास छिपा होता है।